नमस्ते बच्चों। सो आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर था अपना कैपेसिटर्स, विच वाज वेरी मच इन कनेक्शन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था चार्जेस एट रेस्ट। ओके, यहां पे चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो चार्जेस विल बी इन मोशन फर्स्ट थिंग हियर। ओके, यहाँ की सर्किट्स में चार्जेस रुकेंगे नहीं कहीं पे। जैसे कैपेसिटर सर्किट्स में कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं होता था। ठीक है, जैसे ही उसे जितना बैटरी को चार्ज देना था वो दे दिया, उसके बाद नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। बट हियर द चार्जेस विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग। Okay, so what is current basically means? Current simply means flow of anything per unit time, or you say the rate of flow. जैसे मैं बात करूं, हमने थर्मल फिजिक्स में कंडक्शन में हीट करंट डिस्कस किया था. व्हाट वाज हीट करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी. यस, क्यू डॉट वी यूज टू कॉल. वैसे ही हमने फ्लो करंट इन फ्लूइड्स डिस्कस किया था, है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट एज वेल एज मास फ्लो रेट. तो वो फ्लूइड करंट हो गया. ओके, एंड हियर इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस क्रॉस सेक्शन से हम बोलने लगते हैं कि उतना ही करंट पास कर रहा है. ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सोच लें कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक रिंग है. ठीक है, दिस पार्ट इज इनटू द बोर्ड, दिस इज ए रिंग, और यहां से चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं. दिस इज नॉट फील्ड, ओके, दिस इज चार्जेस. मान लो कुछ टोटल ऑफ क्यू चार्ज क्रॉस कर गया. टोटल ऑफ क्यू चार्ज क्रॉस्ड in how much time? Let's call delta t seconds. I observed it for some delta t seconds, और टोटल मैंने काउंट किया कि इससे कुछ q amount of charges crossed. So I will say in this interval the average current crossing this cross section is q divided by delta t. Okay, जैसे velocity थी displacement by time, here current is simply charge flown divided by the time taken, और इन एन इंटरवल कितना चार्ज फ्लो किया है. ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन is referred as electric current passing from that cross section. देखिए, लिखिए, if in an interval from t equal to t1 to t equal to t2, t is time, okay, from t equal to t1 to t equal to t2, say some capital Q amount of charge is crossed or flown, then average current associated with this cross section, will be q divided by delta t. ओके, नाउ ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इट मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट द amount of charge which is crossing this cross section. Now
इंस्टेंटेनियस करंट या फिर सिर्फ करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा कि सपोज इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल that is from t equal to t to t equal to t plus dt, very small interval, say some dq charge is flown or crossed from a cross section. Then current through that cross section will be I at any time, will be written as dq by dt, the rate of flow of charge. अब यहाँ पे करंट के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए. ऐसा यूनिट देखने से लग रहा है क्या होनी चाहिए, कूलम, यस, पर सेकेंड, यस. So coulomb per second, but current itself is a fundamental quantity. Electric current is a fundamental quantity. आपको याद दिला दूं, हम चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके टर्म्स में लिखा करते थे, करंट के टर्म्स में. आप यहां से समझ भी सकते हैं, इट्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर. एम्पियर, इसका मतलब 1 एम्पियर इज हाउ मच, इट इज 1 कूलम पर सेकेंड. अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1 कूलम इज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ चार्ज. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, तो 1 एम्पियर इज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ करंट, इट्स नॉट स्मॉल करंट. तो आप करंट रीडिंग देखेंगे आपके इक्विपमेंट्स में, वोल्टेज आपको देखेंगे 220 वोल्ट, 300 वोल्ट, पर करंट 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट्स आर कंसिडर्ड एज ग्रेट अमाउंट ऑफ करंट, यू नो, बड़े स्विच रहते हैं उनके लिए. सो करंट 1 एम्पियर इज ए बिगर यूनिट ऑफ करंट. सो 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर. डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें करंट की, तो एज इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, सो डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ यही रहेगा इसका ए. हाँ, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, करंट इनटू टाइम. ओके, वेल, अभी यहाँ पे एक नोट लिखना है हमें, और उस नोट में ये लिखना है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाउएवर इट हैज डायरेक्शन, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन को कहां से क्रॉस कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इट मैटर्स. बट ये वेक्टर के रूल्स फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है. अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहां क्या कंसीडर करता है ये समझ लीजिए. लिखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज considered in the direction of flow of positive charges. Direction of current is considered in direction of flow of positive charges. We also call it conventional current. Now बात कर लेते हैं कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, वाटर है, वाटर में मैंने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया, तो सॉल्ट आयंस में ब्रेक हो जाएगा वहां पे, ठीक है. इसे नॉर्मल NaCl ऐड किया मैंने, तो Na+Cl- आयंस दिखने लगेंगे, ठीक है. और वहां पे मैं कोई 2 इलेक्ट्रोड पुट कर दूं, मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल टर्मिनल पुट कर दूं, तो फिर लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ कौन भागेगा, पॉजिटिव चार्ज. लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव हो गया उस रिस्पेक्ट में, और नेगेटिव कहां भागेगा, हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ. सही बात है. सो इस लिक्विड सॉल्यूशन में कौन कौन मूव कर रहा है, भाई पॉजिटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस भी मूव कर रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस भी मूव कर रहे हैं, ठीक है. कंडक्टर्स की बात करें, जो मोस्ट ऑफ द वायर्स जो हम यूज करते हैं, है ना, वो मेटल से मिलकर बने होते हैं. तो मेटल के अंदर मूव कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्जेस बैकग्राउंड में रहते हैं, मतलब वो फिक्स रहता है, और मूव कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन. जैसे कि बस पे रोड के ऊपर बस मूव कर रही है,
और जो ट्रीज वगैरह है वो उसको बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो वहां पे पॉजिटिव चार्ज का तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा, सिर्फ किसका मूवमेंट हो रहा है कंडक्टर्स या मेटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर लेफ्ट टू राइट हो रहा होगा तो वहां पे हम कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ऐसा बोलना गलत है कि पॉजिटिव चार्जेस कभी कहीं भी मूव नहीं करते। जो सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशंस, उसके अंदर आयंस रहते हैं और वो दोनों ही आयंस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आई डोंट नो आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, सो उसमें आपको ये बताया जाएगा अबाउट मूवमेंट ऑफ आयंस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, और ये मेटलर्जी का एक प्रोसेस भी है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस वी कॉल इट। सो आप वहां पे पढ़ेंगे उसे, बट हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के आइडियाज वहां पे यूज होंगे, तो आप इसे अच्छे से यहाँ पे देख ले तो आपको आसान रहेगा। तो हमने लिख लिया है ऑलरेडी कि डायरेक्शन ऑफ करंट किसके जैसे कंसीडर करते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज के जैसे। पर नीचे छाप लो आप कि इन metals when potential difference is applied then free electrons starts to move, मतलब नीचे लिखो, that is in conductors or metals negative charges moves, not positive. Negative charges moves, not positive. And the direction of current due to motion of negative charge will be opposite to the direction of motion of negative charge. ये भी बात नोट कर लें। अब जैसे आप ये भी छाप सकते हैं कि in liquid solutions having ions, both positive and negative ions can move. Both positive and negative ions can move. अच्छा, ये क्वेश्चन आप छोटा सा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंसर दिस। मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है ना, और ये रिंग माउंटेड है एक पोल के ऊपर। ठीक है, दो बच्चे खड़े हुए और वो कैच खेल रहे हैं। ये जो फर्स्ट, या इसका नाम ए रख देता है, इसका नाम बी रख देता है। कैच भी मत बोलो, ये एक दूसरे की तरफ मेटेलिक बॉल्स थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर से वो उधर से। इसके पास ढेर सारी मेटेलिक बॉल्स हैं और वो सबकी सब पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। सो ए हैज अ लॉट ऑफ मेटेलिक बॉल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज। बी के पास भी ढेर सारी मेटेलिक बॉल्स हैं एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, हो सकती है, एंड दे आर throwing towards each other. हर एक बॉल के पास 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है, एंड पर सेकेंड एक एक बॉल क्रॉस कर रही है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर सेकेंड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव बॉल इज क्रॉसिंग फ्रॉम दिस रिंग। टेल मी द करंट crossing the ring. Your options are 0, 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere. Well, let us think. पॉजिटिव वॉल कहां से कहां जा रही है, लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव वॉल यहां से यहां क्रॉस कर रही है। नेगेटिव वॉल कहां से कहां क्रॉस कर रही है, राइट टू लेफ्ट। मान लीजिए पॉजिटिव वॉल की वजह से कुछ I1 करंट बनता है और नेगेटिव वॉल की वजह से कुछ I2 करंट बनता है। ठीक है, अब I1 कितना बनेगा, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलम पर सेकेंड, सो 10 एम्पियर।
I2 10 कूलम पर सेकेंड, सो 10 एम्पियर। अब ये तो जो मैंने मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन किसकी दिखाई हुई है, चार्जेस की। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह, जिधर पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं उधर ही पॉजिटिव चार्जेस का क्या बन रहा होगा, करंट। सो दिस इज द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्जेस की मोशन के अपोजिट है। तो करंट की डायरेक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी किधर की तरफ ही है, लेफ्ट टू राइट। तो ये दोनों कितना करंट बनाएंगे यहां से, दे विल एड अप, क्योंकि दोनों ही करंट किस डायरेक्शन में बन रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो टोटल करंट कितना रहेगा इस रिंग से, 20 एम्पियर, और कहां से कहां रहेगा, लेफ्ट टू राइट या A टू B। टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। So direction of conventional current is in the direction of motion of positive charges, or you can say it is opposite to direction of motion of negative charges. Okay. Now करंट के डायरेक्शनल सेंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक और वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड है, क्योंकि करंट तो वेक्टर है नहीं, ठीक है, बट इट हैज अ डायरेक्शनल सेंस। तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है करंट डेंसिटी। तो लिखिए करंट डेंसिटी। तो जब लाइटनिंग होती है तो ढेर सारा चार्ज आइदर फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ मूव करता है और अर्थ टू क्लाउड, और वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मूव करता है। आप देखते हैं लाइटनिंग होता है तुरंत बंद हो जाता है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में जिस क्रॉस सेक्शन से आपको लाइटनिंग पास करती हुई दिख रही है उस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट क्रॉस कर गया होगा, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, बिकॉज इट्स ए ह्यूज चार्ज एंड विद इन नो टाइम इट क्रॉस्ड। और इतना ढेर सारा चार्ज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है अगर वो किसी रेजिस्टेंस में से जाएगा तो। और हमारी बॉडी एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बाई चांस अगर लाइटनिंग का चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो कर जाता है, यू विल बी रोस्टेड टोटली, ठीक है। सो ओके, करंट डेंसिटी की बात करते हैं अपन। हमने बहुत सारी डेंसिटीज डिफाइन की हैं, जैसे मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटीज भी आप डिफाइन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हियर इट इज करंट डेंसिटी। अब इसमें ऐसा नहीं है लीनियर करंट डेंसिटी, एरियल करंट डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक करंट डेंसिटी। इट्स अ सिंगल टर्म व्हिच इज डिफाइंड, हाउ इट इज डिफाइंड एज, सपोज there is a cross section like this whose normal is like this, okay, and इस क्रॉस सेक्शन से कुछ करंट फ्लो कर रहा है इधर, this is current and they are making some angle theta, and let us consider this cross section has area A and I am considering it has a uniform current, हर जगह यूनिफॉर्मली चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं इसे, और टोटल करंट I है। तो इसकी जो करंट डेंसिटी है वो कैसे डिफाइंड है, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज डिफाइंड एज J इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय A इंटू cos of theta। means what, we have resolved the area A, आपका ये एरिया है, in this direction। अगर आप n को रिजॉल्व करें along the direction of current तो आपका क्या कंपोनेंट आ जाएगा, A cos theta। we are treating area as vector quantity here, so this is how the J is defined in magnitude wise। vectorially if I write, it is like this,
So current crossing the cross section is equal to current density dot product with the area. If this is applicable if current is uniform across the area. ओके अब अगर करंट नॉन यूनिफॉर्म है किसी एरिया से तो क्या करना पड़ता है आपको? यू नीड टू कंसिडर वेरी स्मॉल एरिया डीए और उससे पास होने वाला करंट आई, ये उसका नॉर्मल वेक्टर है एंगल थीटा। तो यहां पे आप छोटा सा करंट ही पास कर रहा होगा यहां से डी आई, बहुत छोटा एरिया लिया है अपन ने, ठीक है। तो एक बड़े एरिया पे आपको उसे सॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, you need to consider the patches, find small currents, so you'll write it as J dot dA. Okay, then the total will be this integration of J dot dA over the area. ठीक है, so this is current density. Now what is direction of current density, or otherwise you say what is direction of current is in the direction of current density. तो current density की जो direction है वो किसकी तरफ है? current की direction की तरफ. So note that point, current density is a vector quantity and its direction is along the current direction. अब इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी करंट डेंसिटी की? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट द ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एल टू द पावर -2, ए एल टू द पावर -2। ये तो हुआ मैथमेटिक्स। अभी मैंने आपको कुछ भी फिजिक्स नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ आपको मैथ समझाया है कि करंट आखिर किसे बोलते हैं, ठीक है। अब करंट करेगा क्या क्या वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस ड्यू टू करंट। ये मन में हमारे में क्वेश्चन रहता है व्हाट इज मोर डेंजरस करंट और वोल्टेज, है ना। काफी क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं आजकल, हर सेकेंड डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट हो रहा है। सो किसी पे वोल्टेज रेटिंग हाई रहती है, किसी पे चार्ज रेटिंग हाई रहती है, यू नो, कुछ सेफ रहता है, कुछ अनसेफ रहता है। धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन ले लेता है यहां तक के पार्ट पे, लिखिए एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन aperture of 1 mm square, 1 mm स्क्वायर, ठीक है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का उसका अपर्चर है। एंड ए टोटल ऑफ 6 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ऑफ 6 into 10 to the power 16 electrons passes a given cross section at an angle 30 degree with the surface or the area। नॉर्मल के साथ नहीं दिया, ये एंगल किसके साथ दिया? सरफेस के साथ। फाइंड current and current density due to this electron beam crossing the area। So बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो आप आराम से सोच सकते हैं कि मेरे पास जो एरिया दिया हुआ है, सपोज दिस इज द एरिया, सरफेस एरिया, करंट कुछ किस एंगल पे पास हो रहा है यहां से, करंट नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ही उठा लेता हूं मैं, इट्स ए बीम आफ्टर ऑल। सो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विद द सरफेस, 30 डिग्री, ठीक है भाई। तो इसका
जो करंट बनेगा, सबसे पहली बात, करंट जो बनेगा वो अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा. सो करंट इस डायरेक्शन में बनेगा. बट एनीवे, नॉर्मल आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. चलो मैंने इस डायरेक्शन में नॉर्मल ले लिया, तो ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज एंगल विद द नॉर्मल. ठीक है, और ये एंगल कितना था मेरे पास, 30 डिग्रीज. पहले बात समझ लें, करंट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ना करंट का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, सो इट इज सिंपली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ओके, सो इसने बोला हुआ है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 6 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है. कितने टाइम में पास कर रहा है ये दिया है क्या उसने मुझे. तो अगर मैंने नहीं दिया है आपको टाइम, तो आप लिख लें, these many electrons passes the given cross section per second. Okay, I need time. So total charge कितना हो गया, 1.6 into 10 to the power, ऐसे लिखो आप, 6 into 10 to the power 16. ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19. इतना कूलम टोटल चार्ज, और कितनी देर में, 1 सेकेंड में. सो आई कैन राइट, आई विल गेट 9.6 into 10 to the power minus 3 ampere. This much is the current associated with that cross section due to this beam. Now current density की बात कर लेते हैं. So it is uniform case, so it will be I divided by the area into cos of theta. But ये ध्यान रखें, this theta is with the normal to the area. So don't use 30, it will be 60. So J will be equal to the current 9.6 into 10 to the power minus 3 divided by area. कितना दिया हुआ है आपको, 1 mm square, यानी 1 into 10 to the power मिलीमीटर, पहले मीटर मतलब 10 to the power minus 3 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो minus 6 into this is area into cos of 60 degrees. So J comes out to be 9.6 into 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power minus 6 into 1 by 2. तो ये आ जाता है मेरे पास 19.2 into 10 to the power 3 ampere per meter square, or you can say 1.92 into 10 to the power 4 ampere per meter square. So this much is the current density associated with this particular situation. Okay, जैसे ऐसा भी आ सकता है आपके पास. सही, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी आइडिया पे बेस्ड. देयर इज अ रिंग, ठीक है, एंड or it's consider it as a cylinder. Consider a cylinder and some current is flowing along the axis and it's a solid cylinder. ठीक है, ये उसकी एक्सिस है. Current is flowing in this direction everywhere. So it is given to you, at a distance small r throughout from the axis, the current density is J naught r, where J naught is constant. The total radius is capital R. Okay, and it is asking find the total current flowing in this cylinder from this cross section. कैसे करेंगे, यहां पे जो एरिया आप देख पा रहे हैं, उस एरिया में करंट नॉन यूनिफॉर्म है. करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट. करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो करंट यूनिफॉर्म रहेगा, करंट डेंसिटी वेरिएबल रहेगी तो करंट नॉन यूनिफॉर्म रहेगा. तो आप आराम से कर सकते हैं. टॉप व्यू वो देखिए इसका, I'm telling you the top view. So this is करंट बाहर आता हुआ दिख रहा है मुझे. ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, और एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस r पे मुझे करंट डेंसिटी पता है.
अगर ये करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है तो मैं लिखता करंट डेंसिटी इनटू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात ऑलरेडी मुझे दी गई है कि जो करंट है वो आउट है ऑलरेडी यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 0 डिग्री है। ठीक है, ये मेरे करंट की डायरेक्शन है आउट ऑफ द बोर्ड। टॉप व्यू बनाया है हमने, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे जहां पर मैं करंट डेंसिटी को यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मान सकूं। तो ये छोटा सा सेगमेंट मैंने कंसीडर कर लिया जिसकी थिकनेस है डी आर। तो इस सेगमेंट से छोटा सा करंट फ्लो कर रहा होगा डी आई, सिर्फ इस छोटे से एरिया से, और वो कितना लिख सकता हूं मैं, वहां का जे इंटू स्मॉल एरिया डी ए। कॉस थीटा आता पर थीटा 0 डिग्री है, सो डी आई इज इक्वल टू जे, मुझे पता है यहाँ पे जे नॉट आर, और डी ए को लिख सकता हूं मैं 2 पाई आर डी आर, और इसे कर दूंगा इंटीग्रेट। तो आर कहां से कहां जाएगा, 0 से लेके कैपिटल आर, तो मुझे मिल जाएगा इससे एसोसिएटेड टोटल करंट विल बी 2 पाई जे नॉट इंटू आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई जे नॉट आर टू द पावर 3 बाई 3। ठीक है, so this much is the total current flowing through this area here. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं and let's understand what happens when some potential difference is applied across a conductor or any substance. Okay, तो आपको पता है कि हर एक सब्सटेंस के अंदर थोड़ा बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलेटर्स, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इंसुलेटर और परफेक्ट कंडक्टर्स। परफेक्ट कंडक्टर वो होना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, परफेक्ट इंसुलेटर वो होना चाहिए जिसमें एब्सोल्युटली एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो। पर इस नेचर में ऐसे हमें सब्सटेंसेस नहीं मिलते हैं। देयर इज जस्ट ए डिग्री, there are substances which has a lot of free electrons as compared to the substances which has very few free electrons. ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है मेरे पास, या फिर एक सब्सटेंस है, उसका मैंने एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया सिलिंड्रिकल टू अंडरस्टैंड, और इसके अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। सम पोटेंशियल डिफरेंस आई अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने के लिए मैं एक बैटरी दिखा दे रहा हूं यहां पे, और कुछ V वोल्ट की ये बैटरी है। सो व्हाट विल हैपन, ये वाली जो फेस है वो V वोल्ट पे आ जाएगी, और ये वाली जो फेस है वो 0 वोल्ट पे आ गई। अगर मैं बोलूं कि ये 0 है और ये V है, और इसके अंदर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसके अंदर, कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये फील्ड किसने इम्पार्ट प्रोवाइड कराया वहां पे, ये जो आपने सोर्स लगाया हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। अब लेट्स रिटर्न बैक कि जब ऐसा कोई वोल्टेज नहीं लगा हुआ था इसमें, तब क्या चल रहा था अंदर। समझिए, जब कोई ऐसा वोल्टेज नहीं था, मतलब कोई फील्ड नहीं था अंदर, ओके, तब क्या चल रहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिंदास भटक रहे थे। कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई ऊपर जा रहा था, तो उसी टाइम पे कोई नीचे भी जा रहा था, है ना। कोई अगर लेफ्ट में जा रहा था तो कोई ना कोई उधर ही राइट में भी जा रहा था। सो दिस काइंड ऑफ रैंडम मोशन वाज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। दिस इज रैंडम मोशंस ड्यू टू थर्मल एनर्जी। यस, और यहां पे आप क्या निकाल भी सकते हो, इनका आरएमएस स्पीड निकाल सकते हो इन इलेक्ट्रॉन्स की। बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस, यू नो, रूट ऑफ 3 k T बाय m। यहां पे गैस के
पार्टिकल्स की बजाय कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो m है वो किसके लिए आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप टेम्परेचर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सैंपल। ठीक है, तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पे ऐसे फाइंड करूं दिस आरएमएस स्पीड, लेट मी चेक हाउ मच इट कम्स आउट। So if you solve this at room temperature, you will get some hundreds of meters per second here. I'm not exact. You'll get few hundreds of meter per second. आप यहाँ पर लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन यू हैव द टेम्परेचर, जैसे आप रूम टेम्परेचर पे पुट कर दीजिए 298 केल्विन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, एंड सॉल्व, और यहाँ पे आप पता करिए कितना आता है। इवन ये थाउजेंड्स के ऑर्डर में भी आ सकता है। ओके, यू चेक विद दैट। सो आई लीव इट एज ए क्वेश्चन मार्क, यू चेक विद दिस। मतलब ये काफी ठीक ठाक आता है, बट ड्यू टू दिस मोशन आपको कोई करंट नहीं मिलता। मतलब सिंपली ये, या फिर मेटल का कोई भी पार्ट आप उठा लें, देन इफ यू कनेक्ट सम एलिमेंट से सम बल्ब और समथिंग, वो कुछ लिट अप नहीं होता, या मुझे वहां पे कोई इलेक्ट्रिक बिहेवियर दिखता नहीं है। व्हाई? द प्रॉब्लम इज दिस इज आरएमएस स्पीड, यस, बट अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन उठाऊं यहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं कि 2-3 इलेक्ट्रॉन ही है, सपोज मैंने ये क्रॉस सेक्शन उठाया, देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एट गिवन टाइम कि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी टाइम पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो फिर वहां पे करंट कितना बना देगा? वो 0। सो व्हाट वी कैन राइट एज V average कैसे निकालूंगा? V average summation of all the velocities divided by number of electrons, free electrons. Yes, so this is VI, individual electrons की velocities का summation, और आपने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये जो नंबर है इट टर्न्स आउट टू बी 0 बिकॉज सैंपल साइज इज टू लार्ज, इनफाइनाइट रैंडम वेक्टर्स एड्स अप टू 0। आपको केटीजी में भी मैंने सिखाया है कि गैस में भी अगर आप एवरेज या फिर मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं वहां पे, है ना, तो फिर आपका जो टोटल मोमेंटम या एवरेज मोमेंटम वो कितना आता है? 0, है ना। हाँ, आप एवरेज स्पीड जरूर निकाल सकते हैं, जो हमने कैलकुलेट भी की थी। There is a huge average speed, you verify this one, but average velocities are 0. Okay, so you can write in this particular drawing that due to thermal motion, मतलब motion of electron due to thermal energies, current from any arbitrary cross section, arbitrary means it's your choice, current from any arbitrary cross section is 0, और ये हमें दिखता भी है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है कि उस गिवन क्रॉस सेक्शन से उसी टाइम पे दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर गए। नाउ लेट्स कम हियर, वो सब तो चल रहा था वहां पे, ये यहां भी चल रहा है। ठीक है, यहां भी थर्मल एनर्जी तो है ही है ना इसके पास। अपने साथ में एक क्या प्रोवाइड कर दिया? यू प्रोवाइडेड ए फील्ड। अब ये फील्ड क्या करेगा ये समझिए आप। कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर भटक रहा था और इसकी थर्मल मोशन की वजह से वेलोसिटी इधर थी, से कॉल दिस u1। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं यहां पे समझाऊं, ये इलेक्ट्रॉन्स कोई बढ़िया एम्प्टी स्पेस में नहीं घूम रहे हैं। ठीक है, इनके इस सब्सटेंस के अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, आप सॉलिड स्टेट्स में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो उन गैप्स में ये लोग घूम रहे हैं। देयर इज ए वेरी हाई चांसेस of these electrons to collide with each other as well as collide with the lattice, the core of the substance, which is made up of positive ions there, और even negative ions भी हो सकते हैं। ठीक है, so ये क्या कर रहे होते हैं?
ये टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लगातार अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के मोशन में ट्रेस करूँ तो इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, ऐसे ऐसे रैंडम चलती रहती है। और ये जहां से भी टर्निंग आप देख पा रहे हैं, these all turnings, they are corresponding to the collision of this electron with something inside. Yes, so these are random motions which are going on. Now here, ऐसा यहां भी चल रहा था, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइम पे मान लो इधर जा रहा था, अब इसके पास क्या हो गया भाई, इसे एक एक्सेलरेशन मिल गया इस डायरेक्शन में। कितना मिल गया एक्सेलरेशन? इस डायरेक्शन में नहीं मिला, सॉरी, इस डायरेक्शन में मिला। Force on the electron is opposite to the field, so it will be EE by m. बढ़िया है भाई। इस एक्सेलरेशन की वजह से ये मूव किया। अब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाएगा, हाँ हो सकता है स्ट्रेट लाइन में भी कर जाए अगर उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की लाइन में रहे, पर मोस्टली कर्व में मूव करेगा। ये जाके भाई किसी और से टकरा गया, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फील्ड प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था U1 से, आपने इधर इसे एक्सेलरेट करा दिया तो इसका पाथ कुछ कर्व हो गया, ठीक है। तो ये अब कुछ इस तरीके से गया गया, मान लो यहां टकरा गया, टकराने के बाद इसे वेलोसिटी इधर मिल गई U2। अब आपका एक्सेलरेशन भी इधर ही है, ये फिर इधर 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 की तरफ आया, यहां टकरा गया, फिर इसे कुछ वेलोसिटी मिल गई, ठीक है, इधर की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन की वजह से इधर आया। एंड देन कुछ व्हाट विल हैपन, हर टक्कर के बाद इसे खींचा जा रहा है, इसे हमेशा खींचा जा रहा है किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं समझाऊं आपको, जैसे कभी आप मुंबई में लोकल्स में अगर आप गए हैं या फिर इंडियन रेलवेज के जनरल कंपार्टमेंट में कभी आपने एंट्री ली है पीक टाइम में, तो क्या होता है ना, दरवाजा है ट्रेन का, आई मीन कंपार्टमेंट का, और आप कुछ डिस्टेंस पे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ उस दरवाजे को अप्रोच कर रहे हैं, आप फंस गए भीड़ में। नाउ यू कैन नॉट मूव हियर देयर और एनीवेयर। अब आप उधर ही जाएंगे जिधर भीड़ लेके जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको धक्का पड़ा, आप थोड़ा इधर आ गए, फिर इधर चले गए, आगे भी गए, कभी पीछे भी गए, बट इवेंचुअली यू फाउंड योरसेल्फ इन द कंपार्टमेंट। व्हाई? बिकॉज देयर वाज ए फोर्स कि सबको कहाँ जाना है ट्रेन के अंदर, तो भीड़ आपको पुश कर रही है। हालांकि वो कॉन्स्टेंटली आपको दरवाजे की तरफ पुश नहीं कर रही, कोई इंडिविजुअल आपको इधर भी कर देगा, इधर भी कर देगा, उधर भी। सो योर पाथ विल बी वेरी रैंडम, but you are drifting slowly towards the door of the train. हाँ, अगर वो ट्रेन नहीं है ना, भीड़ ऐसे ही चारों तरफ भाग रही है, मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे कुछ बॉम्ब रखा हुआ है और लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, आप फिर तुम कहाँ जाओगे? इधर गए, उधर गए, इवेंचुअली विल फाइंड योरसेल्फ एट द सेम प्लेस, क्योंकि आपको हर पॉसिबल डायरेक्शन में धक्का मारा गया। तो ऐसा कहाँ चल रहा था? यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं था, मुंह उठा के लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर किधर भी भाग रहे थे, टक्कर हो रही थी इनकी, तो ये इनमें कोई इफेक्टिव मूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं थी इनके पास। बट यहाँ पे भी ये रैंडम ही चल रही है मोशन, दिस इज वेरी मच रैंडम मोशन, बट दिस रैंडम मोशन हैज ए सेंस जिसकी तरफ इसे मूव करना है। तो इस टाइप की जर्नीज को हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियसली तो आप कहीं और जा रहे हो, बट इन ए लॉन्ग रन आप दिख रहा है हमें कि आप एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। जैसे इकोनॉमी में आपने कभी न्यूज वगैरह अपन देखते हैं तो ऐसे ग्राफ दिखता है कंट्री की जीडीपी का, कभी बढ़ी, कभी कम हुई, कभी बढ़ी, कभी कम हुई, ऐसे ऐसे करके ग्राफ दिखते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? हाँ, किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिक्रीज भी हुई, फिर थोड़ी बहुत बढ़ी, फिर डिक्रीज हुई, बट इन ए लॉन्ग रन आई एम फाइंडिंग एन इंक्रीज एंड इट्स सेटिस्फैक्टरी। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो ड्रिफ्टिंग का मतलब आप लोग समझ गए। तो ड्यू टू दिस फील्ड, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्लोली किसकी तरफ जा रहे हैं? स्लोली ये अपोजिट टू फील्ड ड्रिफ्ट हो रहे हैं। यस, वैसे ही जैसे ये स्लोली अपोजिट टू फील्ड ड्रिफ्ट होते रहेंगे, यहां पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? नेगेटिव। यहां पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? पॉजिटिव, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने देखा है। और इवेंचुअली ये फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। बट यहां पे एक पॉइंट आप समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहां कुछ होता नहीं था, देयर वाज नो कंडक्टिंग मीडियम प्रेजेंट, सरफेस पे आ गए ये लोग, बट यहां पे इट्स लाइक ए पाइप, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल फर्दर मूव, दे विल मूव पॉजिटिव टर्मिनल तक आ गए भाई, है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसीलिए तो फील्ड इधर था, अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को,
यहां से यहां इन्हें जंप कौन करा देगा, मैं आपको सिखा चुका हूं, बैटरी फोर्स। ये नेगेटिव पे जाना नहीं चाहेंगे पर बैटरी फोर्स पहुंचा देगा। उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल खुद ब खुद धक्का मार देगा इनको, भाई भागो यहां से। तो ये यहां से यहां आ जाएंगे और इसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। जैसे ही यहां आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पागलों की तरह फिर से इधर आएंगे। सो व्हाट विल कीप ऑन, दिस फ्लो विल बी मेंटेन्ड। क्या ये फील्ड जीरो हो पाएगा? नो, जीरो तो तब होता जब क्या होता, इनके बीच में सेपरेशन, मतलब ये चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट होते रहते, यहाँ भी चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहते, तभी तो कुछ हो पाता। जैसे मान लो कुछ लोग आंदोलन करने निकले हैं, ठीक है, तो भीड़ इकट्ठी हो गई। अगर पुलिस को ये बोला जाता है कि भाई भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी है ना, तो पुलिस, चार लोग ऐसे हीरो बन के बैठे हुए, पुलिस ने बढ़िया डंडे मार दिए उनको, वो चारों भाग गए, ठीक है। अब अगले चार आ गए, अब पुलिस को चार ही हैंडल करने हैं, उनको भी भगा दिया उसने। पर अगर पहले चार को नहीं भगाते तो अब कितने हो जाते हैं लोग, 8 हो जाते। इवेंचुअली पुलिस जितनी है उससे ज्यादा लोग हो जाते, तो पुलिस से लड़ जाते वो। समझ में आ रहा है? तो वहां पुलिस के जो इफेक्ट को वो लोग कैंसिल कर सकते थे, बट पुलिस ने क्या किया, जितने आए उतने को भगाती गई वो, तो वहां पे कुछ ज्यादा लोग इकट्ठे ही नहीं हुए। तो क्या पुलिस का इन्फ्लुएंस फिर कैंसिल हो पाएगा वहां पे? नो, ठीक है। सो इट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, जस्ट नोट that in this case, means in current electricity, electric field inside conductor is not zero. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर हमेशा ही क्या होता था, जीरो। पर हां, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रह सकता है कंडक्टर के अंदर। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इज की जगह मे नॉट लिख लो। जैसे वो कंडक्टर किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, कहीं एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड ही नहीं है, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसके अंदर फील्ड का। तो ऐसे लिख लो, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर मे नॉट बी जीरो। आई रिटर्न बैक हियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। यस। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे, क्योंकि हम विजुअलाइज करेंगे कि कौन से चार्जेस मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव, जैसा हमने कैपेसिटर में भी किया था। यस। क्या ये फ्लो कभी बंद होगा? ना, एज लॉन्ग एज दिस इज हियर, ये बंद नहीं होगा। जैसे ये गया, जैसे ये गया, मतलब ट्रेन गायब कर दो उस भीड़ में से, आप, भीड़ रैंडम हो गई, फिर आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, बस इधर इधर भटक रहा है, सो फ्लो विल बी लॉस्ट। ठीक है। जैसे नदी में आपको दिख सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये नदी तो, पानी तो किनारे की तरफ जा रहा है, बट आप देखेंगे कि इवेंचुअली पानी कहां जा रहा है, पैरेलल टू द बैंक्स। यस। लेक में पानी किधर भी जाता है, उसमें कोई परफेक्ट स्लोप नहीं होती, और वो जब तक फैलता रहता है जब तक कि वो खुद को वो एक लेवल पे ना ले आए, है ना। रिवर में ये मेंटेन ही नहीं हो पाता कभी भी कि वो एक ऐसा लेवल मेंटेन कर ले जिसके बाद वो फ्लो ही करना बंद कर दे। देयर इज ए कांस्टेंट ग्रेडियंट प्रेजेंट, क्योंकि पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, वो लगातार बह रहा है, फ्लो होने की वजह से लेवल नहीं हो पा रही है वाटर की। ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस, इट्स काइंड ऑफ रिवर में हमेशा करंट रहता है बिकॉज ग्रेडियंट इज प्रेजेंट। रिवर का जो बेड है वो कुछ ऐसा रहता है कि ग्रेविटी की वजह से वहां ग्रेडियंट रहता है। ठीक है। और कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर लाइक लेक, जहां पे ग्रेडियंट एब्सेंट है, बस इकट्ठा हो जाता है पानी और उसके बाद वो कहीं नहीं जाता। ओके। सो आप ये ध्यान रखिए, in electrostatics electric field inside conductors is zero, in current electricity field may not be zero. Now let me return to this scenario here. तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन आपको समझाया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन से यहां तक पहुंच गया, तो इसने कुछ ऑन एन एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। हाँ भाई, इसने कुछ ऑन एन एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कुछ टाइम इसे लगा होगा, है ना। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्लोली मूव कर रहा है, और इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्जेस। और ये जो छोटी सी वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर नेगेटिव चार्जेस विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ आई assume hypothetical positive charges in conductor, या फिर लिक्विड सॉल्यूशंस में तो सच में ही पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं, तो फिर वो किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट रिमेंबर, ड्रिफ्टिंग इज ए
हाइपोथेटिकल फिनोमिना, एक लॉन्ग रन में आपको दिख रहा है इधर जा रहा है, पाथ ऐसा नहीं है, पाथ अभी भी रैंडम ही है, और उस रैंडम मोशन में भी अभी एक डायरेक्शन आ गई है। ठीक है, सो ये बात आप यहां पे नोट करिए, डायग्राम बना लीजिए और एक पॉइंट यहां पे नोट करिए। in presence of electric field, these free electrons slowly shifts opposite to the field, and this shifting speed is called drift speed और drift velocity, डायरेक्शन अगर एसोसिएट करते हैं तो, और drift velocity. अब let us derive a formula for drift velocity here. हम देखते हैं किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगी। एंड अगर आपको ड्रिफ्टिंग में और समझना है, लैंग्वेज और चाहिए वहां पे, तो आप एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेजेस पढ़ सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट दिस टाउ 1 इज टाइम between two successive collisions for an electron. जैसे हमारा यही इलेक्ट्रॉन मान लो भाई, ये इधर गया, यहां टकरा गया, यहां से यहां फील्ड प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये इसका ये पहली बार ये फर्स्ट था और ये दूसरा, इन दो कोलिजन के बीच में टाइम कितना हुआ, टाउ 1। ठीक है, वैसे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी उसके दो कोलिजन के बीच का टाइम मान लीजिए टाउ 2, तीसरे का मान लीजिए टाउ 3, चौथे का मान लीजिए टाउ 4, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो वैसे ही आप टाउ 2 इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एंड से टाउ n is the time between two successive collision for nth electron there. So what will be the final velocity of these electrons at the end of collision? मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, v is equal to u plus a delta t. डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल जिस पे आप इक्वेशन लगा रहे हैं। मैं ये क्यों लगा पा रहा हूं इक्वेशन, बिकॉज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। कोलिजन का जो छोटा सा टाइम बिटवीन मतलब टकराया और टकरा के भागा, वो टाइम अपन क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट, जैसे अपन ने केटीजे में भी किया था कि टाइम ऑफ कोलिजन इज निग्लेजिबल। सो between two successive collision, motion of electron is uniform acceleratory motion but may not be in straight line. So I can use this result. So मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, u1 उसकी इनिशियल थी, है ना, प्लस a कितना है उसके पास, e/m, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए मैं जो चार्ज लिख रहा हूं वो नेगेटिव चार्ज पुट करूंगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, एक माइनस ऑफ e/m इंटू टाइम टाउ 1। वैसे ही दूसरे चार्ज के लिए u2 प्लस माइनस ऑफ e/m, सबके मास सेम है, दे आर आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन, टाउ 2। ऐसे करते हुए nth के लिए क्या लिखूंगा मैं, un प्लस माइनस ऑफ e/m into tau n. Now I want to find the average of this. On an average, what is the velocity due to the presence of electric field they are getting? So let me find the average. V average, it will be equal to sigma of
Vi divided by n. So what will I get? I'll get u1 plus minus of e by m into tau 1. Tau is time, okay? Time interval plus u2 plus minus of e by m into tau 2. ऐसे चलता रहेगा कहां तक? un plus minus of e by m into tau n whole divided by total number of electrons which is n. ओके अच्छा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं V एवरेज इज इक्वल टू, आई कैन राइट u1 प्लस u2 अप टू un, है ना? तो ये टर्म सभी में कॉमन है, प्लस कॉमन ले सकता हूं मैं क्या, माइनस ऑफ ई बाय एम, और इधर मुझे मिल जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n होल डिवाइडेड बाय n. सही बात. अच्छा, ये जो u1 u2 u3 un ये कौन सी वेलोसिटीज है? रैंडम मोशन की वेलोसिटीज है, और रैंडम मोशन की वेलोसिटीज का समेशन कितना है? 0. तो ये जो आप टर्म देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट 0. दिस इज ड्यू टू द रैंडम मोशन, दिस इज ड्यू टू द सिस्टमैटिक मोशन. ये टर्म फील्ड की वजह से मिल रहा है और यही ड्रिफ्टिंग प्रोवाइड करेगा. सो ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी ऑब्टेन कर रहा है? कितनी कर रहा है? माइनस ऑफ ई बाय एम इनटू दिस समेशन ऑफ दिस टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिवाइडेड बाय एन. ये सबके दो सक्सेसिव कोलिजन के टाइम का डिवाइडेड बाय टोटल कर दिया, तो क्या मैं इसे एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बोल सकता हूं? यस आई कैन, है ना? तो क्या मिल जाएगा अपने को फिर ये रिजल्ट? So I'm getting this V average is equal to how much? Minus of E by m into tau, where tau is called average time between two successive collisions. It's not specific for an electron. On an average हर इलेक्ट्रॉन को ये टाइम मिल रहा है. हाँ, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसे किसी कोलिजन में इससे ज्यादा टाइम भी मिला हो, और कोई हो सकता है इससे पहले ही टकरा गया हो, ठीक है? बट ऑन एन एवरेज दिस मच टाइम they are having. This time is also called the relaxation time, average relaxation time. Relaxation मतलब इस दौरान इनमें टक्कर नहीं हो रही है, ठीक है? So ये जो आपके सामने टर्म मुझे दिख रहा है, यही जो एवरेज वेलोसिटी आप देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो यही जो एवरेज है उसे ही अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर आपको रिवर स्विमर कॉन्सेप्ट याद है, तो वहां पर ड्रिफ्टिंग मैंने समझाई थी कि स्विमर एक डायरेक्शन में जाना चाहता था, पर ड्यू टू द रिवर करंट, रिवर फ्लो, वो रिवर की डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो जाता था, उसे अपन ड्रिफ्ट बोलते थे. ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ और है, बट वहां फील्ड की वजह से उसमें ड्रिफ्टिंग हो जा रही है. तो और हमारे लिए जो सिस्टमेटिक मूवमेंट है वो उसी ड्रिफ्टिंग से मिलना है, ठीक है? अदरवाइज इलेक्ट्रॉन के मोशन वहां रैंडम है. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे अपन vd से लिखा करेंगे, v और नीचे छोटा d. तो मेरे पास फिर ये vd का फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर इलेक्ट्रॉन आई एम राइटिंग, सो दिस इज माइनस ऑफ e बाय m इंटू टाउ. तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, vd इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टाउ बाय m into E. The good thing here is this drift velocity is not a function of time. It is constant. Yes? So though the instantaneous motion of electron, ये सब आपके options बन सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे. So pay attention, okay? So instantaneous motion of these electrons are uniform acceleratory, but the drifting motion is uniform. See, is this number changing with time? No. E is a universal constant, the charge on electron, mass of electron.
फॉर ए सैंपल ऑन एन एवरेज वो कितनी देर में टकराएंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, सैंपल की स्पेसिंग कैसी है, कितनी खाली जगह है ना। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है इसमें ढेर सारी खाली जगह है तो उसमें ये जो टाउ है वो बहुत बड़ा होगा, जिसमें खाली जगह कम है उसमें टाउ क्या होगा, छोटा होगा। तो अब ये टाउ मटेरियल टू मटेरियल चेंज करेगा, पर एक गिवन मटेरियल के लिए फिक्स हो जाएगा। फिर और आपने एक फील्ड अप्लाई करके रख दिया, एक फिक्स ईएमएफ की बैटरी कनेक्ट करके रख दी, तो क्या आपकी वीडी फिक्स आ जाएगी, यस। सो दो द फील्ड इज देयर, field is applying force on electron is accelerating but the drift velocity is constant. Are you able to understand? ठीक है। so suppose आप खड़े हुए थे भीड़ में, भीड़ आपको धक्का मार रही है, आपकी वेलोसिटी कभी इधर हो जाती है, फिर कभी इधर हो जाती है, फिर कभी उधर हो जाती है, बट जब मैं एवरेज देखता हूं तो आप पर सेकेंड ट्रेन के दरवाजे की तरफ 1-1 सेंटीमीटर मूव कर रहे थे। ओके, सो दैट्स दिस थिंग कि फील्ड वाली लाइन में इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएगा, तो अपोजिट टू द फील्ड अलोंग द फील्ड इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, जबकि वो रैंडम पाथ में जा रहा है। ओके, सो आई होप दिस मच इज सफिशिएंट। सो VD इज इक्वल टू दिस नंबर, यहां पे आप लिख लीजिए, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट for a substance for given electric field। हाँ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देंगे तो बात और है, ठीक है। तो एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जो नंबर है वो क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसे आप नोट करके जरूर रखें, ठीक है। और हमारे लिए एक फॉर्मूले के जैसे काम करेगा, दैट ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई टाउ बाय एम इंटू ई, ठीक है। इसके आगे अपन पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।